हमने जमात ने, जमात के खुद्दाम ने जिस ढंग से अपनों की मुखालफत को बर्दाश्त करके, अपनों की गालियां सुन के इस मुल्क की तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दी, उसकी एक तारीख़ है। आज़ादी से पहले की तारीख़ तो एक अजीब तारीख़ है। अंग्रेज़ ने 2 लाख मुसलमानों को तख्तेदार पे चढ़ाया, जिसमें 51,000 उलमाए कराम थे। आज़ादी के बाद जब ये नारा लगाया जा रहा था कि इस मुल्क में मुसलमानों का कोई हक़ नहीं, तुमको तुम्हारा मुल्क दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। आज हमारे ऑरेंज सिटी में एक खुसूसी मेहमान यहां तशरीफ़ लाए हैं। ऑरेंज सिटी में अध्यक्ष जमीयत महाराष्ट्र के अध्यक्ष यहां हमारे पास पहुंचे हैं जमात के, और आइए हम बात करते हैं कुछ जमीयत का किस तरह से काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। साहब मेरे साथ है और मैं उनका TNN 24 न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया। कैसे चल रहा है जमीयत का सिलसिले में? आपका ऑरेंज सिटी नागपुर में आना हुआ, और सबसे पहले ऑरेंज सिटी नागपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 बुनियादी चीज़ें थी जिसके लिए नागपुर का दौरा था। एक तो ये जमीयत उलमा ज़िला नागपुर की जानिब से कोई 2 में जो खिदमत अंजाम दी गई और जिस तरीक़े से जमीयत उलमा के साथियों ने तदफीन का काम हो या किट पहुंचाने का काम हो या इसी तरीक़े से दूसरे दिगर रिफाई काम हो, उसमें दिगर तंजीमों को साथ लेकर जिस हुस्न खूबी के साथ जिस खिदमत को अंजाम दिया, एक तो उसका जायज़ा था और साथियों की हौसला अफजाई थी। ये फरवरी से लेकर आज तक पहले शुरू जो ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ महाराष्ट्र में, तो वो विदर्भ से शुरू हुआ और उसमें विदर्भ के अज़ला ज़्यादा मुतासिर थे, और इन अज़ला के अंदर जमीयत उलमा नागपुर और विदर्भ के दूसरे अज़ला के बहुत से साथियों ने बहुत ही उम्दा तरीक़े से अपनी जान की परवाह किए बग़ैर जो खिदमत अंजाम दी, वो काबिल तहसीन है। दूसरा काम ये था कि जमीयत उलमा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इसकी 2 तारीख़ें हैं। 1601 से 1947 तक एक तारीख़ आकर टिकती है। दूसरे मुल्क की आज़ादी के बाद से लेके आज तक तो जमीयत उलमा वाहिद जमात थी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, हमने तकसीम के माहिदे पे दस्तखत नहीं किया था। कुर्बानी हमारी थी, हमने तकसीम के माहिदे पे दस्तखत नहीं किया। जिस दिन तकसीम के माहिदे पे दस्तखत हुई, उसी दिन रात में मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद देहलवी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि मुल्क तकसीम हो रहा है। तो गांधी जी ने ये कहा था कि मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद मुल्क तकसीम होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा ने तकसीम की डट के मुखालिफत की थी और ये फ़ैसला लिया था कि यहीं जीना है और यहीं मरना है। तो आज़ादी के बाद जो क़त्ल आम हुआ, उसकी बाज़ाबातकारी के लिए जो जमीयत उलमा ने जो खिदमत अंजाम दी, उसका ये एक लामहदूद सिलसिला है। और आपसी भाईचारा को क़ायम करने के लिए, कौमी एकजहती,
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इसको कायम करने के लिए जो कोशिशें की, इसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल, जमात तो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोग देख भी रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग ख़त्म नहीं हो रही है, मुसलमानों को गद्दार बताया जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हिंदुस्तान की टोटल आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ आबादी में कितने फीसद लोग इस कैटेगरी के हैं, इसके ऊपर नज़र दौड़ाना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान क्या बतासा है, कोई पानी डाला और पिघल जाएगा? हमने अपनों की मुखालिफत की, अपनों की फ़िरका परस्ती की मुखालिफत की, हमने की, तो हम दूसरों की फ़िरका परस्ती को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मॉब लिंचिंग का मसला हो, बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी का मसला हो, जितने अहम इश्यूज़ हैं जो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, अदर कम्युनिटी पे भी अगर जुल्म होता है तो जमीयत उलमा ने अपनी सारी ताकत झोंकी है और डट कर मुकाबला किया है और करती रहेगी। बिल्कुल, मैं एक ब्रेक लेते हुए एक इनके बारे में जानकारी दे दूं कि हम जमीयत उलमा के महाराष्ट्र अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी साहब से बात कर रहे हैं, जो TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। वो बेबाक सवाल, वो बेबाक जवाब, जो कभी नहीं डरते। और वाकई में जमीयत उलमा का हमने जो देखा है काम, वो पूरा लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ और जमीयत उलमा जब मैदान में उतरी तो हर खेड़े, गली कुचली और स्लम एरियाओं में जाकर उनको राशन की किट पहुंचाई। जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो जमीयत उलमा ने बखूबी निभाया। तो चलते बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ नसीम सिद्दीकी साहब के साथ। क्या और आगे क्या आपका प्रोग्राम है? आप जमात को किस तरह पे ले जाना चाहते हैं, किस ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 36 अजला हैं और 365 तालुक़े। महाराष्ट्र के 36 अजला में जिस मजबूती के साथ जमात खड़ी हुई है और इसी तरीके से महाराष्ट्र के 345 तहसीलों में जमात जिस मजबूती से खड़ी हुई है, एक ख्वाब है। वो ख्वाब क्या है? मैं इस जमात को कागजी जमात देखना नहीं चाहता हूं। जमात जिले से निकल के तालुका, तालुके से निकल के वो देहात कि जहां तक जमात की आवाज़ पहुंचे। आपने सुना होगा आज से 2 साल पहले सूखा पड़ा, तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते मैं बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को कहता हूं कि 3.25 महीने 1100 टैंकर डेली हमने चलाए, 3.25 महीने। और ये भी नहीं कहता, ये कहता हूं कि हमारे पास काम करते वक्त हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। हमने लेकिन बीजेपी की IT सेल तो हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, बैठ के कर रही हैं ऑफिस के अंदर। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाने की जो साजिश चल रही है, और वाकई में जो काम दिल्ली से लेकर गली तक जमात ने किया है वो सराहनीय काम है। लेकिन वो IT सेल से अब क्या कहना चाहते हैं, क्यों नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान? बहुत से लोगों का राजकीय इशू रहता है, मैं राजकीय आदमी नहीं हूं। राजकीय लोग राजकीय भांडोल के जरिए हमदर्दी हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने कभी मुल्क की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है। उन्होंने अंग्रेज के घोड़ों की मालिश की है, बुरश फिराते थे। हमारी तारीख है कि हमने कभी माफ़ीनामा नहीं दिया है। इतिहास उठा कर देखो, हमने हमेशा सीने पे गोली खाई है, पीठ पे गोली नहीं खाई है। ये तारीख है।
और ये जो जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इसको इशू में लाना नहीं चाहता, लाकर मैं बड़ा बनाना नहीं चाहता किसी चीज़ को। हालात हर दौर में आए हैं, हालात आते हैं, हालात का मुकाबला करना और उन हालात में हवा के रुख को मोड़कर आपसी भाईचारा को कायम रखना, ये बड़ी चीज़। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आप, और महाराष्ट्र का दौरे में नागपुर ऑरेंज सिटी सबसे पहले आप यहाँ हैं, फिर यहाँ से कहाँ का दौरा है आपका, और किन चीज़ों को लेकर आप, किन मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं जमात से? हर 2 साल में हमारे पास जमीयत उलमा की इब्तिदाई मेंबर साजी होती है। उसके बाद पहले मकामी जमीयत, फिर तालुका जमीयत, फिर ज़िला जमीयत, फिर उसके बाद सूबाई जमीयत, फिर उसके बाद मरकज़ी जमीयत का एक इंतखाब होता है। कोरोना से पहले बहुत से अज़ला का इंतखाब हो गया था, अभी कुछ ज़िले बचे हुए थे, उसमें नागपुर था। आज नागपुर ज़िले का ज़िला बॉडी का इंतखाब था, उसके लिए मुझे यहाँ आया हुआ था। आज ज़िला बॉडी का इंतखाब हुआ और नई टीम तश्कील दी गई। काम करने वाले वही लोग हैं, लेकिन जिस जद्दोजहद से उन्होंने काम किए, तो हर संगठना, हर तंजीम, हर जमात का एक अपना मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो के हिसाब से मौलाना सिराज साहब को ज़िला सदर और इसी तरीके से ज़िले में दूसरे ओहदेदारान, जनरल सेक्रेटरी सलीम भाई, खाज़ीन इम्तियाज़ भाई वगैरह वगैरह, फ़ारूक भाई वगैरह, ये सारी टीम, नौजवान बच्चे, ये सब का ज़िला बॉडी का आज इंतखाब था, ये पूरा हुआ। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, एक तो मैं अपने जमात के वर्कर जो हैं उनसे एक अपील करूँ कि जमीयत उलमा का बुनियादी मकसद है इंसानियत की खिदमत। अल्लाह को पाने का शार्ट रास्ता है, वह है खिदमत खल्क। तो खिदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी के उसूलों में दाखिल करें और खिदमत खल्क को आम करें। जब आप खिदमत खल्क करेंगे तो जोग इंसानियत आपकी खिदमत में आएगी। और हमारे जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन आए, उन्होंने खिदमत खल्क के ज़रिए दीन के पैगाम को आम किया है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए, खिदमत खल्क के ज़रिए उन्होंने 90 लाख लोगों को उनके ज़रिए हिदायत मिली है। इसी तरीके से आपसी भाईचारा और अपने आप को किराएदार न समझे, इसलिए कि हम इस मुल्क के मालिक हैं। मालिक और किराएदार में फ़र्क होता है, और जब हम मालिक समझेंगे तो मालिक की हैसियत से ही हमको इस मुल्क में खिदमत करना पड़ेगी। यही अपील करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, एनआरसी से रिलेटेड है, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा भी ख़त्म नहीं हुआ, जबकि जमात ने भी काफ़ी मेहनत की है उसके अंदर, मोर्चे निकाले, कई रैलियाँ निकाले, मैंने भी कई रैलियाँ कवर किया है उनकी संविधान चौक पर। तो अभी वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो उसको प्रोसेस में है, सरकार चाह रही है लगाना। तो आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या कहना है? एनआरसी जमीयत उलमा के लिए कोई नया मसला नहीं। जब बांग्लादेश बना तो सबसे पहले एनआरसी कहाँ शुरू हुई? बंगाल और आसाम में शुरू हुई या नहीं हुई? क्या कहा जाता था? अल्फाज पे गौर कीजिए, 80 लाख घुसपैठी बंगाल और आसाम में है। कौन कहते थे? जिस सेल का जिक्र आप किए वो कहते थे। अरे हमारी अपनी सेकुलर सरकारें भी कहती थी कि 50 लाख घुसपैठी है। हम तो 60 साल से केस लड़ रहे हैं। आसाम टीडीपी एक्ट हमने बनाया, लड़ाई लड़े। आप कहते थे 50 लाख,
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 19 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसकी 4 कैटेगरी बना दी कि ये अपील कीजिए, ये अपील कीजिए, ये अपील कीजिए। कहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बांग्लादेशी हैं? 19 लाख में कितने मुसलमान हैं? आप घुसपैठी कहकर 50 लाख लोगों को मुसलमान शुमार करते थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लिया और जब फैसला दे दिया तो 19 लाख में 4.5 लाख मुसलमान हैं। तो ये लड़ाई ये राजनीति एजेंडा था, राजनीति एजेंडा है। और मैंने आपको बता दिया, आर कंगन को आरसी के आए हालात आते हैं जाते हैं, इतना ख़ास मुतासिर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत सिद्दीकी साहब हमारे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल पे जुड़े थे। ये जमीयत उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़े थे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। बिल्कुल सही है कि दिल्ली से गली तक जो जमात ने काम किया है, वाकई में उसे नागपुर ने नहीं देखा, महाराष्ट्र ने नहीं देखा, बल्कि पूरे देश ने देखा, वर्ल्ड ने देखा कि किस तरह से इन्होंने रात दिन एक कर मेहनत की और उन गरीबों तक राशन पहुंचाया जो भूखे और प्यासे थे। उन्हें दिल्ली के अंदर हॉटस्पॉट बताया गया था कोरोना का, आज वही शर्म के मारे पानी पानी है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।